हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेंस की। सो सॉरी, मेरी हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही हैं, इतना मैंने पानी पी लिया। खैर, मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी कल ऐसे की। रीज़न बीइंग इज़ मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, आईसीयू में है वो इस टाइम पे, और उनका ऑपरेशन होना है आज। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर पाई टेलीग्राम चैनल पे, और डिस्कशन वगैरह भी नहीं कर पाई। खैर, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आई जस्ट होप एंड आई एम प्रेइंग कि बस दादाजी बहुत अच्छे से, मतलब बढ़िया से रिकवर कर जाएं, और भगवान जी उनको लंबी उम्र दें। प्लीज़ आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे दादाजी के लिए प्रे करिए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी दोनों मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को मैं खो चुकी हूँ, वो नहीं है अब इस दुनिया में, और मेरी पैटर्नल ग्रैंड मदर और मेरी दादी जी भी नहीं है इस दुनिया में, दादाजी ही रह गए हैं एक स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे घर के। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि उनके लिए प्रे करिए। तो सबकी दुआओं में असर होता ही है, भगवान जी कहते हैं कि सबकी दुआएं सुनते हैं वो। तो आप प्लीज़ दुआ करिएगा दादाजी मेरे जल्दी स्वस्थ हो जाएं वापस से, उनको लंबी उम्र दें भगवान जी। और इस वजह से मैं ऐसे की वीडियो कल नहीं डाल पाई। आज भी हॉस्पिटल में बैठ के मैं अपना रीडिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि दादाजी ने बोला कि बेटा अपनी लगन में लगे रहो, आप छोड़ो मत, परेशान मत होना, मैं ठीक हो जाऊँगा, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल डरना मत। तो उन्हीं से थोड़ी इंस्पिरेशन लेके, उनकी बातों से मोटिवेशन लेके मैं फाइनली घर आई जब अपना खाना वाना खाने, तो ये वीडियो बना पाई हूँ आपके लिए। ये वीडियो जब आपको जाएगी रात में, तो आई एम श्योर कि आप हमेशा की तरह बहुत अटेंटिवली इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं ऐसे राइटिंग की चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किस तरीके से आप इफ़ेक्टिवली अपने ऐसे को बढ़िया बना सकते हैं। यू कैन डू एन इफेक्टिव ऐसे राइटिंग इन ऑर्डर टू फेच मैक्सिमम मार्क्स इन योर ईदर यूपीएससी एग्ज़ाम और इन यूपीपीसीएस एग्ज़ाम। ये मुझे काफ़ी टाइम से बहुत बच्चों के मेल्स आ रहे थे, काफ़ी आप लोगों में से मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया था, और टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, है ना। तो कि मैम डाल दीजिए ऐसे राइटिंग पे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है कि ऐसे हमारा बहुत बढ़िया इंप्रेसिव रहे। तो ये मेरी वीडियो उसी पे है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को लिखा है अपने टैब में, इसीलिए मैंने लिखी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये फ्रेगमेंट तो इंट्रोडक्शन का ही था, जस्ट लाइक ऐसे में इंट्रोडक्शन देना होता है, वैसे ही एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। ओके, अब इसके बाद मैं टैब की तरफ स्विच ओवर करूँगी, उसमें सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैंने लिख के आपको रखी हैं। बट उससे पहले कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। 240 अराउंड बच्चे हो चुके हैं उसमें, एंड बहुत बढ़िया तरीके से उसमें मैं जो भी मटेरियल मुझे मिलता है मेंस वगैरह के लिए जो हेल्पफुल है, बुक्स वगैरह मैं शेयर कर रही हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों। एंड उसमें ऐसे वगैरह के टॉपिक, मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है। आप मुझे अपना आंसर राइटिंग अगर चेक करवाना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं, दैट इज़ अ फ्री कॉस्ट इनिशिएटिव फ्रॉम माई साइड। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वर्ड शेयर करिए कि टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, ताकि एक बढ़िया डिस्कशन ग्रुप बन पाए, है ना। कम से कम नहीं तो 1000-2000 बच्चे हों, तो एक तरीके से मेरी बात भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा लोगों की तरफ से इनपुट्स आएंगे, तो हम उस पर आगे काम कर सकते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद आपका जो ये चैनल है, अगर आप अभी नए हैं इस चैनल पे, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, आई एम डेड श्योर कि आप को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, और आप अपनी चीज़ें मुझसे पूछिए एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल। मैं करती भी हूँ सबको रिप्लाई, बाकी सब की तरह नहीं कि मैं इग्नोर करूँ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी ओवर है, बट मैं भी जैसे दूसरे यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ती थी, अपना बनाया मैंने नोट्स वगैरह, तो उस टाइम में मैंने देखा था कि मोस्टली दे विल इग्नोर द कमेंट्स। शायद टाइम भी नहीं होता होगा सबके पास, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। मेरा ये नज़रिया है कि मुझसे कोई उम्मीद लगा के पूछ रहा है, तो मैं मोस्टली सबके जवाब देती हूँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में, जो जिस वीडियो का पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन है, उसी में आप अपने डाउट पूछा करिए, ताकि वो मुझे दिखा करे। अदरवाइज़ इतने सारे कमेंट्स आते हैं नोटिफिकेशन, वो चीज़ें अंदर रह जाती हैं, दब जाती हैं। और कल के वीडियो पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, सबको समझ में आई चीज़ें कि मैं कैसे बता रही थी कि बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे हैं वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि अभी इस टाइम पे किसी का कुछ नहीं पता है। अनटिल एंड अनलेस आपके 95+ क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तभी आप सेफ साइड में। बाकी सबकी मतलब डावाडोल स्थिति है, 80 से 90 क्वेश्चंस के बीच में सबका वही हाल है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए, ये निश्चिंत हो जाइए सोच के कि जो होगा अब सब बढ़िया ही होगा। फालतू की बात इधर उधर की मत सोचिए, है ना। जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होना था हो चुका है ऑलरेडी, जितना ज़्यादा कट ऑफ को तवज्जो देनी थी दी जा चुकी है, कट ऑफ वाले मैटर को। और इन सारी चीज़ों को, की सीट्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए।
ठीक है। पीसीएस मेंस अपने करेक्ट टाइम पे होना है। यूपीएससी ने तो रिजल्ट निकाल ही दिया, यूपीएससी के लेवल का तो पीसीएस हो नहीं सकता कभी भी। बनने की कोशिश की थी इसने लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस बात को दिमाग से निकाल के पढ़ाई पे जुटिए। टाइम नहीं रह गया है, ऑलरेडी इतना टाइम बर्बाद हो चुका है, ठीक है। अराउंड मोर देन 1 मंथ बर्बाद हो चुका है इन्हीं सब चीज़ों में। अगर आपने अभी तक मेंस के लिए तैयारी नहीं की तो प्लीज़ आज से जुट जाइए। बहुत कम टाइम रह गया, सितंबर आने में टाइम नहीं लगेगा, ओके। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें। और इसके बाद अगर आपको मुझसे और भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो पूछिएगा, जो भी। अगर नेक्स्ट वीडियो मुझे जैसे बोला गया कि आर पे बनानी है मैम, वो बना दीजिए प्लीज़, स्ट्रेटजी वगैरह। तो वो बस मेरे दादाजी स्वस्थ हो जाएँ, अभी तो वही प्रायोरिटी पे चल रहा है, थोड़ा टेंशन में हूँ। उस वजह से मेरी आवाज़, मैंने बताया था, मेरा जो न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। मेरा दिमाग स्ट्रेस में होता है तो स्पीच इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है, नस दब जाती है, ओके। तो दादाजी की तबीयत को लेके ही कल रात से पूरा एकदम सब कुछ इसको नहीं पाया है, तो सारी चीज़ें नहीं है। लैक ऑफ स्लीप इज़ देयर, सो मच ऑफ टेंशन इज़ देयर, दैट हैज़ पाइल्ड अप ऑन टू माई हेड, सो दैट्स वाई ये आपके सामने है रिजल्ट, ओके। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो चारधाम जी की यात्रा से मैं वापस आ जाऊँ, दादाजी ठीक हो जाए तो मैं तब आर के लिए भी फुल फ्लेश मैं बना दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अपना टाइम मैनेज कर लेती हूँ, टच वुड फॉर दैट, ठीक है। मुझे कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए कि अरे आप इस तरीके से बना रहे हो, ऐसे वीडियो ये कर रहे हो, आपका तो होने वाला नहीं है, ये वो दिस एंड दैट। बट पॉजिटिव भी बहुत अच्छे ने कहा कि नहीं मैम आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर मैं तो दोनों चीज़ें लेके चल रही हूँ, होता है तब भी भगवान जी की कृपा है, नहीं होगा तो भी क्या हुआ, देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर सेकेंड चांस ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में ही लेके चल रही हूँ। सबके पास 24 घंटे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता, ये भी फैक्ट है। वीडियो बनाने के लिए 1 घंटा काफ़ी रहता है, उसमें मैं आराम से एनालाइज वगैरह करके आप लोग के लिए डाल देती हूँ, ठीक है। बाकी आप सभी लोग जो मेरे लिए कंसर्न रहते हैं, जो मेरी केयर करते हैं, उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे लिए बनाए रखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं, टैब पे स्विच करती हूँ, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ओके। जुड़े रहिएगा, अंत तक देखिएगा, एंड आई एम डेड श्योर आप आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो से बेनिफिट हुआ था, ओके दोस्तों। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख के रख लिया है, ठीक है। अपने टैब में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने इसमें पोर्ट्रे कर दी हैं कि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं आने वाली है आपको। प्रॉपर सारी चीज़ें एक एक पॉइंट इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, लाइन बाय लाइन मैं आपको इसमें समझाती चलूँगी। तो आप इस चीज़ को मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को। कभी कुछ बच्चों को ये भी रहता है कि मैम आपकी वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं, थोड़ा शॉर्ट किया करिए। ऐसा है कि मेरी आदत है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब बहुत अच्छे से मैं सोचती हूँ कि एलैबोरेट कर दूँ, ताकि आप लोगों के डाउट्स जो हैं पहली बारी में क्लियर हो जाएं, है ना, कोई आगे चल के कन्फ्यूजन ना रहा करे। तो इसलिए मेरी आदत है कि छोटी से छोटी चीज़ों को भी डिटेल में बताने की, है ना, तो वो सारी क्लैरिटी बनी रहती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी आप लोगों से कि अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है लेंदी है तो 2x स्पीड पर आप लोग देख लीजिए, नहीं तो रोक के बीच में 1 मिनट 2 मिनट देख लिया, रोक लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर चलाइए, फिर रोक लीजिए, ऐसे करके देख लिया करिए, या दोबारा आ जाया करिए। एक बार ख़त्म कर दिए, नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा व्यू कर लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा दोबारा आप जब देखेंगे, ठीक है। और कोई वजह नहीं है मेरी जो लंबी हो जाती है वीडियो, बिकॉज कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं कि मतलब फटाफट से डांस किया या गाना गा दिया तो हो जाएगा, ठीक। एजुकेशन वीडियो है, तो एजुकेशन वीडियो में वो भी सिविल्स की टॉपिक डिस्कशन के ऊपर रहती है, बुक रिव्यू वगैरह करती हूँ, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे गला मेरा ख़राब हो रखा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है मुझे दादाजी की तबीयत को लेके, तो उस वजह से मैंने बताया हुआ है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मेरी जो है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो मेरी स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाती है, ठीक है। तो कल भी क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी आप लोगों के लिए जैसा मैंने प्रॉमिस किया था इससे का, तो इसलिए ये मैंने अभी जब हॉस्पिटल से घर आई हूँ तो ये मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फेच मैक्सिमम मार्क्स इन ऐसे, मैंने ये हेडिंग लिखी हुई है, स्माइली बनाई हुई है, बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिव एरिया, ठीक है, जहाँ पे आपको मार्क्स मैक्सिमम स्कोर करने का चांस रहता ही रहता है ना। आपको ध्यान होगा कि अभी तक के मैक्सिमम मार्क्स 175 आए हैं यूपीएससी में। आई गेस 2017 में कोई मैम थी, उनका नाम पांडे करके कुछ था, मुझे स्टार्टिंग नेम नहीं याद आ रहा, सर नेम पांडे करके था। 175 मार्क्स उन्होंने यूपीएससी में स्कोर किया था।
ओके। तो चलिए, खैर ये वाली तो आपकी वीडियो दोनों कवर करती है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी मेंस दोनों की। खैर दोनों के पेपर्स में डिफरेंस है, ये आपको पता होगा। ऐसे के दोनों पेपर्स में डिफरेंस होता है, 3 सेक्शंस आते हैं पीसीएस में, वहाँ 2 सेक्शंस आते हैं यूपीएससी में, और वर्ड लिमिट का भी डिफरेंस रहता है, मार्क्स का भी डिफरेंस रहता है। खैर वो सब बातें छोड़िए, अगर मेन अंडरलाइन कोर कंसेप्ट आपको पता लग जाएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेंस जर्नी इज़ एसे राइटिंग, ठीक है। अब इसमें आता है स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग टू द पॉइंट एसेज। आपको टू दी पॉइंट एसेज जो हैं उसकी स्ट्रेटजी क्या अपनानी है लिखने के लिए। तो उसमें सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे लिख दी आप लोगों के लिए, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए चलूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। येलो ले लेते हैं। तो सबसे आपका इसका पहले सेलेक्ट कर लूँ 41। तो सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट एरिया है दैट इज़ आपका एसे फ्रेमवर्क, ठीक है। दैट इज़ एसे फ्रेमवर्क, एक सेकेंड, दैट इज़ एसे फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट एरिया है दैट इज़ एसे फ्रेमवर्क, ओके। ये आपका स्टार्टिंग एरिया है। देन सेकंड नंबर पे आता है मेन बॉडी, देन थर्ड नंबर पे आता है कंक्लूजन, ओके। थर्ड नंबर पे आता है कंक्लूजन। अब उसके बाद सबसे पहले आपका एसे फ्रेमवर्क, ठीक है। देन उसके बाद है आपका मेन बॉडी, एंड देन उसके बाद है कंक्लूजन। ये 3 चीज़ों में आपका बटा हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं आपके, ये 3 चीज़ों पे कवर होता है आपका। मैंने लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड वाइल फोकसिंग ऑन राइटिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एसे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एसे मीन्स जिससे आपको सबसे ज़्यादा नंबर फेच होने वाले हैं आपको मेंस पेपर में, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एसे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, तो उसमें आता है, मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, दैट इज़ एसे फ्रेमवर्क। एसे फ्रेमवर्क में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन आपकी इट शुड ऑलवेज बी कैप्टिवेटिंग एंड कैची। कैप्टिवेटिंग एंड कैची का मतलब है कि टक से एग्जामिनर देखे और उसको लगे यार कुछ तो मतलब बढ़िया इसने लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं ना कि आपने इंटरेस्ट बिल्डअप करना है, ठीक है। कोई भी मूवी वगैरह होती है, कोई भी आप शॉर्ट मूवीज़ देख लीजिए, अमेजन प्राइम वगैरह पे आप लोग देखते होंगे, वेब सीरीज़ आती हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि वो स्टार्टिंग ही ऐसी इंट्रीग्यूटिंग होती है कि आपको मतलब एकदम चाव बढ़ता है, आपको लगता है यार क्या हो रहा है यार इसमें, मतलब क्या आगे होने वाला है, ऐसे चाव बढ़ता रहता है आपका, है ना, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो आपको इंट्रोडक्शन वैसा देना है कि अंत तक एग्जामिनर पढ़े, अंत तक वो बंधा रहे, एंड तक ही इज़ गोइंग टू गेट हिमसेल्फ बाउंड टूवर्ड्स योर एसे, ठीक है। उसको बंधा रहना है आपके एसे के तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए इंट्रो शुड ऑलवेज बी कैप्टिवेटिंग एंड कैची। बेस्ट थिंग्स टू इनकॉर्पोरेट फॉर बेस्ट इंट्रो। अब बेस्ट थिंग्स क्या हैं जो आपको अपने इंट्रो में लिखनी चाहिए। इंट्रो देते टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, या तो आप स्टोरी लिख लीजिए, ठीक है, या तो आप एनेक्डोट्स दे दीजिए, ओके, या तो आप फैक्ट्स दे दीजिए। ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो किस पे है। आपका जो लिखने का फोटे है वो आपका किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, स्टोरी को इन्वॉल्व करता है, या एनेक्डोट्स को इन्वॉल्व करता है, या फैक्ट्स को इन्वॉल्व करता है, वो आपको देखना है, ओके। मेरी आदत है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सन हूँ, ओके। बाकी मतलब नॉर्मल लाइफ में भी मतलब मुझे आराम से आप बोल दो कि हाँ भाई आज ये सब्ज़ी नहीं ये बनी है, मैं कर लूँगी एडजस्ट, मेरे कोई नखरे नहीं होते। तो वही हाल है मेरा ऐसे में भी, उसमें भी मेरे नखरे नहीं है कि मेरा अगर फोटे स्टोरी लिखना है तो मैं एनेक्डोट्स नहीं डालूँगी, ऐसा नहीं रहता है मेरे साथ, ओके। मेरा फोटे है कि मैं एडजस्ट कर लूँगी सिंपल वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी मेरे साथ। तो मैं स्टोरी भी लिख सकती हूँ, मैं एनेक्डोट्स भी डाल दूँगी, मैं फैक्ट्स भी डाल दूँगी। अब स्टोरी कैसे, जैसे मैं बताती हूँ। स्टोरी मान लीजिए आपको कोई भी मैथोलॉजिकल स्टोरी डाल देनी है, या कोई भी रिलीजियस स्टोरी, जैसे रामायण महाभारत की भी लोग डालते हैं। जैसे मान लीजिए एथिकल वैल्यूज़ पे कुछ मतलब आ गया, मान लीजिए मॉरल वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़ पे आपका ऐसे आ गया, ओके। तो उसमें आप युधिष्ठिर जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, युधिष्ठिर जी की कहानी बता सकते हैं कि उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने मॉरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा, ठीक है। भले उनको बारंबार मतलब ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, बार बार उनको अपने ही हक के लिए जाके ऐसे मांगना पड़ता था दुर्योधन के आगे, बट स्टिल उन्होंने अपने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा। ही ऑलवेज अपहेल्ड हिज ओन वर्च्यूज़ एंड मॉरल एथिक्स, ठीक है। तो आप ये स्टोरी दे सकते हैं, ऐसे इंट्रो हो जाएगा बढ़िया, है ना। रामायण की स्टोरी दे सकते हैं, कोई पुराण से आपको दिख रहा है वो दे सकते हैं, कुछ भी मतलब, ओके। ये स्टोरी होगी। एनेक्डोट्स क्या होते हैं, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट। अब जैसे कि मान लीजिए ये आया आपके
वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो रहे हैं सोसाइटी में, क्या चला हुआ है, तो उसमें निर्भया का एग्जांपल दिया जा सकता है। या अभी श्वेता वॉलकर का जो केस हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्यों इतना हीनियस क्राइम चल रही हैं, जो भी ऐसे क्यों हो रहा है। और अगर निर्भया का कोर्ट वही मतलब क्राइम क्योंकि ऐसे आएगा रेप वगैरह पे, तो उस पर क्या जजमेंट रहा वो आप कंक्लूजन में दे सकते हैं। तो ऐसे एनेक्डोट से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज़, अब ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट का केस आ गया तो रियल लाइफ स्टोरी है सुधा मूर्ति जी, है ना, वो कितना मतलब हम्बल बैकग्राउंड मतलब से आती हैं और उसके बावजूद मतलब वो उतनी हम्बल भी रहीं, कोई उन्होंने मतलब ज़रा सा भी शो ऑफ नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो एक वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता एग्जाम्पल है। हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता एग्जाम्पल है। इंदिरा न्यूई, है ना, पेप्सिको की सीईओ रही, वो हो गई। ये सारी मतलब इंदिरा बेदी, अगर सिविल सर्विसेज के ऊपर आया कि मतलब ऐसे इंस्पिरेशन बताइए आपकी जो वुमेन आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रही हैं इंदिरा बेदी जी के ऊपर, तो ऐसे एनेक्डोट्स आप लिख सकते हैं। ओके, ये रियल लाइफ आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे। देन फैक्ट्स तो पता ही है। अगर जैसे मान लीजिए पूछा गया कि क्राइम रेट के ऊपर आ गया कि स्टेट वाइज बताइए क्या क्या क्राइम रेट था, या ऐसे ही आ गया यूपी के ऊपर ही आ गया, मान लीजिए, है ना, यूपी के ऊपर ही आ गया कि क्राइम रेट पहले बहुत ज़्यादा था अब कम हो गया, क्या ऐसी पॉलिसीज़ रहीं, है ना, क्या ऐसे चीज़ें रहीं जो गवर्नमेंट ने मतलब उठाई हैं, क्या ऐसा है, सब कुछ उस पर पूछ सकता है। तो आप उसमें फैक्ट्स दे सकते हैं, पहले क्या क्राइम रेट था अब क्या था। या एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाएगा, या हमारी, है ना, कि कौन सी बेस्ट जो भी है हमारा इंपोर्ट्स वगैरह जो घटा है, हमारा क्रॉप्स में हमारा कितना ज़्यादा सेल्फ रिलायंस बढ़ा है, तो आप पहले के फैक्ट्स दे सकते हैं। हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का सपोर्ट ले सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें आप फैक्ट्स में लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने पॉइंट लिखा है, देखिए इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें इसलिए डालनी है जस्ट टू मेक द बिगनिंग इंटरेस्टिंग फॉर एग्जामिनर्स टू रीड। ओके, देन उसके बाद है यू कैन ऑल्सो फर्दर ऐड। ये 3 चीज़ें तो आपको मेन है, मतलब जिसको कहते हैं या तो स्टोरी चुन लीजिए, एनेक्डोट्स चुन लीजिए, फैक्ट्स चुन लीजिए, है ना। ये 3 चीज़ें तो मेन है आपकी। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या और ऐड करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन से भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें पूछी गई हैं उसी पे क्वेश्चन बना देते हैं बच्चे, या कोट्स डाल देते हैं। कोट्स अगर आपको बढ़िया बढ़िया पता है तो आप बिल्कुल लिखिए, लेकिन लिखे होने चाहिए तो वो एकदम सही होने चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके कोड्स जो हैं गलत हुए गलती से भी, ठीक है, तो वो वहीं पे नंबर कट जाएंगे। कुछ इधर उधर का फालतू बकवास नहीं लिखनी होती, कोट एज इट इज़ होना चाहिए। किसी भी बड़े आदमी का आपने कोट लिखा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का लिखा, वॉरेन बफे का लिखा, शेक्सपियर का लिखा, किसी का भी कुछ भी कोट किया, कहीं से भी सोक्राट्स के वैल्यूज़ आपने कोट किए, तो आपको वो करेक्ट लिखना है, एज़ इट इज़ जो लिखा गया है। अपने बीच में मॉडिफिकेशंस नहीं करना है, किया आपने तो नंबर कटेंगे। और डेफिनीशन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं कहूँगी डेफिनीशन पे आप तभी आइए जब आप स्टोरी, एनेक्डोट्स, फैक्ट्स, क्वेश्चंस या कोट्स में से कुछ नहीं समझ पा रहे हैं लिखने को, तब डेफिनेशन पे आइए। क्योंकि मैं बता दूं, मैंने यहाँ लिखा है डेफिनेशन एज योर टूल शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट क्या बोलते हैं, आरबीआई को क्या बोला जाता है, लेंडर्स लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है ना, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोला जाता है कि वो सबसे आखिरी दांव होता है, आखिरी सहारा होता है। तो आपको जब कुछ ना समझ में आ रहा हो ना, स्टोरीज़ में से, एनेक्डोट्स में से, फैक्ट्स में से, क्वेश्चंस में से, कोट्स में से क्या लिखें, तब आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, तब, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में यूजुअली गुड इंप्रेशन नहीं रहता है एग्जामिनर पे। मैं पहले ही बता दूं, नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए आपका, ना कि फर्स्ट। ओके, देन मैक्सिमम वर्ड लिमिट आपकी जो इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए वो 180 से 220 वर्ड्स होनी चाहिए बस। उससे ज़्यादा अगर आपकी वर्ड लिमिट हुई तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपना ऐसे इंट्रो में ही ज़्यादा बर्बाद कर दे रहे हैं और बॉडी के लिए कम वर्ड्स रह जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिंजेंट एरिया है, सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है ऐसे में, वो यही है, वर्ड लिमिट को एडहेयर करना। या ऐसे छोड़िए, पूरे मेंस पेपर का ही यही है, वर्ड लिमिट को एडहेयर करना। वर्ड लिमिट से आगे गए तो नंबर कटने के पूरे चांसेस हैं, राइट। देन आ जाते हैं हम मेन बॉडी पे। आई होप इंट्रोडक्शन तक क्लियर होगा सबको। जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज अगर आप कहीं और जाके डाउट पूछा करेंगे, इतने कमेंट्स आ जाते हैं बच्चों के, इतनी क्वेरीज होती है, इतने नोटिफिकेशन होते हैं, मुझे ढूंढने में टाइम लग जाता है। और मेरी आदत है, मैं ऐसे इग्नोर नहीं करती किसी भी बच्चे के कमेंट्स को, किसी भी आप लोगों में से किसी की भी क्वेरीज़ को इग्नोर नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं जवाब दूँ, है ना, मुझसे कुछ उम्मीद रखी जा रही है। बाकी क्योंकि मैंने भी देखा है कि
बाकी भी और मैं जहाँ देखती थी कि अपना जब मैंने भी मतलब यूट्यूब वगैरह से अपना जो भी लेक्चर वगैरह अपना पढ़ने के लिए प्रिपेयर करती थी तो हम पूछते थे तो कोई जवाब नहीं आता था। तो ऐसी चीज़ मैं नहीं चाहती। आई हैव ऑलवेज वांटेड एन एंगेज्ड एनवायरनमेंट कि जिसमें सब एंगेज रहें, सारी चीज़ें आपस में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे डिस्कशन का, है ना, जो भी पूछा जाए उसका जवाब दे पाऊँ। तो इसलिए मेरी आदत है, इसलिए टाइम लग जाता है, एक एक को जवाब देती हूँ मैं। निश्चिंत रहा करिए, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, बट इसलिए जो जो वीडियो है, जो पर्टिकुलर वीडियो है उसी पे कमेंट किया करिए जो भी डाउट्स हो। ओके, देन हम आते हैं मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी में हमेशा आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये इस तरीके से लिखनी है कि एक बहुत ही बढ़िया, मतलब ना ज़्यादा लेंदी हो ना ज़्यादा शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, मैटर कंसाइज हो, बट बहुत अच्छा लिखा हो। ओके, ज़्यादा इलोंगेटेड वर्जन भी नहीं रखना है आपको मेन बॉडी का। ठीक है, तो मेन बॉडी में देखिए मैंने आपको लिखा है शुड ऑलवेज बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में आपको ये डिवाइड करना है। जो आपका टेम्पोरल है वो आपको सेलेक्ट करना है कि जो टेंस होगा ना आपका, वो हमेशा एक सीक्वेंशियल वे में होगा। सबसे पहले पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। मतलब कि पास्ट में क्या हुआ, अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में आगे क्या होगा। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे आ गई तो आप ये बता सकते हैं कि पास्ट में क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहीं, अभी प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ को सुधार लाने के लिए, और फ्यूचर में उनके क्या स्टेप्स हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया की ट्रिलियन इकनॉमी के ऊपर आ जाता है तो पास्ट में क्या ऐसे ट्रिलियन इकनॉमी के लिए कोई स्टेप्स उठाए गए, प्रेजेंट में तो उठाए जा रहे हैं, वो आप बता सकते हैं। और फ्यूचर में कैसे उस गोल को अचीव करना है वो, या आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आ गए तो पास्ट में क्या स्टेप उठाए गए या क्या ऐसी चीज़ें थी जो उनको प्रॉम्प्ट किया कि SDG गोल्स नाम की कोई चीज़ हम बनाएं कि 2030 तक अचीव करनी है। फिर प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हैं, फिर फ्यूचर में उनके क्या स्टेप्स हैं, ऐसे चीज़ें। ओके, तो आपको टेंस हमेशा डिसाइड करना है। वैसे भी कोई भी चीज़ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाती है, राइट, छोटे से बड़ा। तो पास्ट के बाद प्रेजेंट के बाद फ्यूचर, हमेशा आपका जो टोन होगा, जो टेम्पोरल सेट होगा आपके ऐसे का, वो इसी सीक्वेंस में रहना चाहिए। इधर उधर हबड़ा तबड़ी में नहीं, इधर उधर पहले प्रेजेंट लिख दिया फिर पास्ट फिर फ्यूचर, ऐसे नंबर कटते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ मैं। ऐसे राइटिंग वगैरह बहुत की हम लोगों ने 10th 12th में, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको अपनी स्किल्स को वापस से पहचानना है। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था उनके टैलेंट के बारे में, यहाँ मैं वही एक तरीके से काम कर रही हूँ कि आपके अंदर मैं एक तरीके से पॉजिटिविटी इंस्टिल कर रही हूँ कि आता सबको है लिखना, बस आपको अपना उस टैलेंट को वापस लाना है, लिखने की प्रैक्टिस को दोबारा से करना है। क्योंकि 10वीं में लिखते थे, अब सबको पता नहीं आप सब लोगों ने किससे लाइक किया है प्रैक्टिस वगैरह। मैं BBC की बुक आती थी उस टाइम पे, ब्रजेंद्रा बुक कंपनी, BBC की बुक आती थी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत लिखती थी मैं उसमें, ऐसे नोटिस लेटर बहुत लिखती थी। और खैर अभी जिस जॉब में हूँ अपना, ठीक है, गवर्नमेंट PSUs में भी ऑफिसर्स को लिखने का बहुत कुछ रहता है, तो मेरा तो लिखने का वो बना हुआ है। ठीक है, पूरा एक तरीके से जिसको कहते हैं 41 पूरा है ना, फॉर्म में हूँ मैं उसमें। तो आप लोग भी लिखने की प्रैक्टिस करते रहा करिए। 2024 के लिए भी जो अटैम्प्ट कर रहे हैं वो तो अभी से लग जाइए, और 2023 वाले तो बिल्कुल छोड़िए मत। डेली बेसिस पे मैं इसीलिए आप लोगों को न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के भी, बाकी वीडियोज़ में भी दे रही हूँ। ठीक है, और यूट्यूब के प्रोफाइल में भी अभी डाल देती हूँ, डालने की कोशिश कर रही थी, नहीं डल पा रहा था। आप एम सिविल सर्विसेज भी अगर आप सर्च करेंगे इसमें टेलीग्राम में, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो DP है वो यही है, मेरे जो यूट्यूब पे जो DP है उसी का मैंने स्क्रीनशॉट डायरेक्ट लेके डाल दिया था। तो आप उसमें देख लेंगे, चैनल का नाम भी आ रहा है DP में, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा चैनल है, इसमें आप ज्वाइन करिए। और ये बाकी चैनल्स की तरह नहीं है कि इसको आपको म्यूट करना पड़ेगा, इसमें डिस्कशन मैंने ऑन रखी हुई है, तो आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एस्से का, आपका है इवॉल्विंग। इट शुड बी इवॉल्विंग अराउंड डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। आपको हमेशा मतलब अपने आसपास, ये ऐसे कहते हैं ना कि सर्कल ऐसे घुमाना है। किसके आसपास घुमाना है, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, कि फर्स्ट एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, देन एज अ फैमिली, देन एज कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी। मैंने बोला ना हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें बढ़ती हैं। ओके, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन के ऊपर आया कि पॉपुलेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो एज एन इंडिविजुअल क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बढ़ते हुए पॉपुलेशन से हर चीज़ की, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो रही है ना, क्या दिक्कतें आ रही हैं। एज अ फैमिली क्या होगा, एज अ कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी क्या होगा, देन उसके बाद
देश के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, कंट्री के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, देन वर्ल्ड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, फैमिली के ऊपर क्या, कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी, कंट्री, वर्ल्ड के ऊपर क्या। कोविड-19 के ऊपर मान लीजिए अगर आ जाता है सवाल, तो कोविड-19 में इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहा, फैमिली के ऊपर क्या रहा, सोसाइटी के ऊपर क्या रहा, कंट्री, वर्ल्ड में क्या इफ़ेक्ट रहा कोविड-19 का। तो ऐसे आपको करना है। इट शुड बी इवॉल्विंग अराउंड डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। देन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, आपको सोल्यूशन बताना है। मान लीजिए कोविड-19 के ऊपर ही आया, तो प्रॉब्लम आपको पता है, सोल्यूशन इसका क्या है। सोल्यूशन यही है कि आपको अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी है। आपको ये चीज़ें जो हमने पहले स्टार्ट किया था, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और वो हम फिर से वापस से वही ट्रेन, वही बस, वही मतलब अफड़ा तफड़ी मचाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जो अपना वॉशिंग ऑफ हैंड्स की हमने टेक्निक सीखी थी वो रखना है, किस तरीके से बाथिंग की टेक्निक था, किस तरीके से अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब सोल्यूशन बताना है एक पॉजिटिव नोट पे। नहीं बता पा रहे हैं अगर, तो आपको वो सीखना है, क्योंकि सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यू आर सपोज टू गिव। आप इस तरीके से बीच में आप ऐसे को नहीं छोड़ सकते हैं, ओके। किसी भी हाल में आपको ऐसे को बीच में नहीं छोड़ना है, ऐसे त्यागना नहीं है जिसको कहते हैं। बीच में छोड़ दिया तो नंबर भी बीच में छूटे छाटे ही मिलते हैं, ओके। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो मान लीजिए जैसे पॉपुलेशन के ऊपर आ गया, तो पॉपुलेशन कंट्रोल का आप देंगे सोल्यूशन क्या है भाई, है ना, क्या दिक्कतें हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर आ गया कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्यों उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, या क्या चीज़ें हैं, क्लाइमेट वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कैसे चीज़ें आ सकती हैं, ओके। तो सोल्यूशन आपको देना है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ पेस्टल अप्रोच, विच वी यूज़ एक्सटेंसिवली इन आवर जीएस पेपर्स। ये आपने बहुत लोगों से सुनी होगी पेस्टल अप्रोच। पेस्टल अप्रोच ऑलमोस्ट सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स बताते हैं, आपने भी सुना ही होगा। कोई मेरा चैनल फर्स्ट नहीं है जो आप देख रहे हो, ओके। तो आई एम श्योर आप इस टेक्निक से अवेयर होंगे, या जो भी बच्चे मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वर्ड स्प्रेड करिए, ताकि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जुड़ेंगे। तो मैं एक लाइव क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं कंडक्ट कर लिया करूँगी, उसमें आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाया करेंगे, है ना। 1000-2000 बच्चे एटलीस्ट चैनल पे रहेंगे और डिस्कशन में जुड़ेंगे, तो एक मज़ा भी आता है डिस्कशन करने में। टेलीग्राम चैनल पे भी 1000-2000 लोग हो जाएं तो मज़ा आती है वो चीज़, है ना। तो धीरे धीरे जुड़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। आपकी फैमिली है ना, मेरी अपनी फैमिली है, आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, आप ही का चैनल है। आपको देखना है कि किस हिसाब से डिस्कशन ग्रुप्स फॉर्म हो पाए। थोड़े सजेशंस वगैरह आप भी दीजिए, तो उस हिसाब से चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। मैं तो लेती रहती हूँ, आई एम अ लर्नर पर्सन। मैं ये नहीं मानती कि मैं बहुत बड़ी प्रवक्ता हो गई हूँ, ज्ञाता हो गई हूँ, ऑल्दो आई हैव गॉट दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, बट स्टिल हर आदमी को यही सोच के चलना चाहिए अंटिल हिज डेथ दैट ही शुड बी इन लर्निंग स्टेज। कभी ना कभी किसी ना किसी पड़ाव पे, चाहे अपने छोटों से सीखने को मिले, बड़ों से सीखने को मिले, अपने समकक्ष लोगों से सीखने को मिले, सीखते रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, ओके। तो चलिए पेस्टल अप्रोच के बारे में देखते हैं। मैंने बहुत क्लियरली लिखा है, पेस्टल अप्रोचेस आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बताने हैं। जो भी चीज़ पूछी गई है ऐसे में, आपको उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स बताने हैं, आपको उसके सोसाइटल एस्पेक्ट्स बताने हैं, आपको टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताने हैं, आपको उसके देन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स बताने हैं, एंड देन आपको उसके लीगल एस्पेक्ट्स बताने हैं, ओके। ये अप्रोच आप जीएस के पेपर्स में भी यूज़ करते हैं। कभी भी जीएस के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछ लिया गया तो आप उसमें हमेशा उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को, उसके सोसाइटल एस्पेक्ट को, उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को, उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को और उसके लीगल एस्पेक्ट को ज़रूर बताते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज पेस्टल अप्रोच। देन उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी दे दी, बॉडी बहुत अच्छी दे दी, बट अगर कंक्लूजन बढ़िया नहीं लिखा, नंबर कटेंगे बहुत बढ़िया से। कहते हैं ना कि आपने बहुत बढ़िया मतलब सब्ज़ी बनाई, बहुत अच्छे से सब कुछ किया, लेकिन गार्निशिंग अच्छे से नहीं की, ऊपर धनिया का पत्ता नहीं डाला काट के, देखने में सुंदर नहीं लगा। या कहते हैं दाल बहुत अच्छी बनाई, मिक्स दाल बहुत अच्छी बनाई, बट तड़का अच्छा नहीं लगाया, ख़राब हो गई वहीं पे चीज़ें, स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन बहुत बढ़िया होना चाहिए कि स्वाद आए एग्जामिनर को पढ़ के, अरे वाह 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 क्या ऐसे लिखा है यार, इसको तो मैं देता हूँ दबा के नंबर, इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, इसको तो ज़रूर लेना है। ऐसी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। तो इट शुड ऑलवेज एंड ऑन पॉजिटिव नोट। ये मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखनी चाहिए एग्जामिनर को, दैट यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। आपको पेसिमिस्टिक नहीं दिखाना है खुद को, क्योंकि सिविल सर्विसेज जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाने के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं
कि आप तत्पर हैं तो आप उस पथ पे अग्रसर हैं कि जहाँ पे आपको लोगों की ज़िंदगी संवारनी है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का पूरा काया पलट करना है। तो वो एक चीज़ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन से ही हो सकती है। पेसिमिस्टिक पर्सन हर चीज़ में कमियां ही ढूंढेगा। तो सिविल सर्विसेज भी नहीं चाहेगी कि ऐसे पर्सन को वो सेलेक्ट करें। तो हमेशा आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज एंड ऑन पॉजिटिव नोट। मैं बार बार कह रही हूँ, कभी भी डूबियस नोट पे आप एंड नहीं करेंगे कि कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कंक्लूजन दे दिया। कभी भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नेगेटिव नोट पे नहीं एंड करेंगे, ठीक है। देन पुट सम लाइन्स और स्क्रिप्ट्स फ्रॉम पोएम्स। थोड़ी बहुत पोएम्स पढ़िए। आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो यूपीएससी टॉपर्स भी निकले, उनकी आदत रही है नॉवेल्स पढ़ना या पोएट्री लिखना या पोएम्स पढ़ना। क्यों? क्योंकि वो इसलिए, एक तो होता है माइंड फ्रेश हो जाता है, दूसरा ऐसे वगैरह में बहुत हेल्प होती है। तो आप स्क्रिप्ट्स ढूंढिए, ठीक है। पोएम्स के कुछ ऐसे फ्रेजेस लिखिए जो रिलेट कर पा रहे हो आप, कुछ भी, है ना, बढ़िया से। और ऑलवेज पुट योर फ्यूचरिस्टिक विजन। मैंने बोला ना, बिकॉज बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू आर सपोज टू टेक फॉरवर्ड द गवर्नमेंट स्टीयर, है ना, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट का स्टीयर जो व्हील होता है उसको आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। तो आपको अपना फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाना पड़ेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या विजन है क्या नहीं। तो वो आप जब लिखेंगे तो उससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे, तो आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम थीसिस राइटिंग मतलब बीच में डालनी है कि नहीं डालनी है, या देखिए वो मर्ज़ी है। अगर आपके पास टाइम है, आपको मिल रहा है, उतना टाइम है आपके पास और आप लिख पा रहे हैं, उतनी स्पीड है, आप बिल्कुल करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, पहली बात तो लोग कंफर्टेबल ही नहीं होते, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लिखिए, नहीं है तो ज़बरदस्ती की खिचड़ी नहीं पकानी है। इससे मैं पहले ही बता रही हूँ, इधर उधर का कुछ टाइम पास की बातें नहीं लिखनी, और कोई फालतू में, जिसको कहते हैं ना, आपने हाथ कंडे नहीं अपनाने, ठीक है। बेमतलब में आपने नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है। जो बता रही हूँ, जितना बता रही हूँ इतना आप लिखेंगे तो आप, मैं बता रही हूँ, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बहुत ही बढ़िया ऐसे में, ओके। देन ऑलवेज यूज़ सम कनेक्टर्स टू मेक एसेज इम्प्रेसिव। ऐसे को इम्प्रेसिव बनाने के लिए कनेक्टर्स हमेशा यूज़ करिए, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, फर्दर मोर, सच एज, ऑन द अदर हैंड, सिमिलरली, इन एडिशन टू, या इन दिस केस, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, सर्टेनली, अबव ऑल, एज वेल एज, स्पेसिफिकली, इलस्ट्रेटेड बाई, एट्सेट्रा। ऐसे आप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, फिर दिखा दे रही हूँ, तो आप बहुत अच्छे से एक ऐसे लिख पाएंगे, ओके। अब बात आती है कि जिन्होंने बिल्कुल भी ऐसे की प्रिपरेशन ही नहीं करी हुई, ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, मतलब एक बार भी, जिन्होंने, जिसको कहते हैं कि एक बार भी ऐसे की प्रैक्टिस ही नहीं की है, एक बार भी ऐसे की प्रैक्टिस नहीं की है जिन्होंने, उनके लिए क्या, ठीक है, उनके लिए क्या, तो उनके लिए ये है कि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको टू स्कोर मार्क्स अबव दैन एवरेज, ठीक है। मार्क्स आपको स्कोर करने हैं अबव दैन एवरेज, फेल तो होना नहीं है, ठीक है। फेल हो गए तब तो ख़त्म हो गई कहानी। अबव एवरेज आपको स्कोर करना ही करना है। किसी ने कुछ भी ना लिखा हो ना, कभी ऐसे की प्रैक्टिस ना की हो, तो जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेंस लिखने जा रहा है, तो भाई जीएस 1, 2, 3, 4 इन सब पेपर्स की तो तैयारी कर ही रहा है ना। इन्हीं के टॉपिक वाइज चीज़ों को वो अपने दिमाग में डालता रहे, मेमोराइज़ करता रहे। जब पेपर आता है ना यूपीएससी का, रफ शीट जो मिलती है, रफ शीट में आप ना सबसे पहले 10 से 15 मिनट जो मिले स्टार्टिंग के, उसको एनालाइज़ करिए पेपर को अच्छे से। बहुत टाइम होता है लिखने के लिए, 2 ही तो चुनने हैं, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में 3 चुनने हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इतनी। रफ शीट में बैठ के पीछे ना एक रफ ड्राफ्ट अपना ऐसे ना प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे स्टार्टिंग में, इंट्रो में क्या लिख देना है, बॉडी में क्या लिख देना है, कंक्लूजन में क्या लिख देना है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे रफ शीट में बना लेंगे 10-15 मिनट में, तो मैं लिटरली बता रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ऐसे में बढ़िया नंबर फेच ना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ओके। तो ये आपको एक तरीके से स्ट्रैटेजी अपनानी है कि किस तरीके से, कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ों में करना है। मैं ना नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे की बुक्स भी बताऊंगी कि कौन सी बढ़िया बुक से कैसे करना है, और मैं 1-2 टॉपिक भी डिस्कस कर लूँगी ऐसे के, है ना, कि मान लीजिए ऐसे आए थे पिछले उसमें। अगर आपको चाहिए कि मैं टॉपर्स की कॉपीज़ वगैरह भी डिस्कस करूँ वीडियो में, तो वो भी बता दीजिएगा, मैं वो भी कर दूँगी। खैर, अभी दादाजी की मतलब तबीयत अचानक से ख़राब हुई और
वो आए हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल ही उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है एंड देन अभी उनका सर्जरी अभी होनी है उनकी रात में। तो वही दिमाग से उनका क्लॉट रिमूव करना है, पूरा जो ब्लड स्पिल आउट हो गया है जिसकी वजह से पैरालिसिस हुआ है उनको एक साइड पे। एंड देन कह रहे हैं अगर वो रिमूव हो जाएगा तो वो कोमा में जाने से बच जाएंगे। तो आई एम होपिंग बस दादाजी रिकवर हो जाएं अच्छे से, क्योंकि उसके बाद चारधाम जी की यात्रा पे भी जाना है। सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। हॉस्पिटल में भी बैठ के मैं पढ़ती रही थी और ये अपना पॉइंट्स लिख रही थी कि मैं बना लूँ आप लोगों के लिए। मेरे दादाजी तब भी ऐसी सिचुएशन में बैठ के भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे कि बेटा तुम छोड़ना मत, तुम करती रहो, मुझे कुछ नहीं होगा करके उन्होंने बोला। क्योंकि उनको पता है कि मेरा उनसे कितना लगाव है। मेरे नाना नानी जी ऑलरेडी मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। दादी जी भी छोड़ के चली गई 4 साल पहले, अब दादाजी ही बचे हैं। तो मुझे ये है कि मुझे जो सपना पूरा करना है बस दादाजी रहें तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। थोड़ा काफ़ी इमोशनल हो गई थी आज मैं उनको देख के। सब परिवार सब जुट गए, सब बुआ चाचा जी कज़न्स वगैरह सब आ गए। थोड़ा उसी में हो गया, खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है ना। हम सुख दुख लगे रहते हैं, कोई बात नहीं। तो आप ये ऐसे वगैरह, वही मेरे को स्ट्रेस हो गया, उस वजह से मेरी स्पीच इम्पेयरमेंट हो रही है, बोल नहीं पाती हूँ मैं। जब भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है नस दब जाती है। ओके, तो आप ज़्यादा बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसे ही राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको कुछ नहीं भी आता वो GS 1 2 3 4 के टॉपिक्स रिवाइज़ करता रहे, अपने दिमाग में मनन करता रहे। वहाँ जाके बस इसी के चीज़ें भी अगर लिख देंगे ना तो भी अबव एवरेज आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वही ऐसे आपकी बुक्स वगैरह मैं डिस्कस करूँगी। टॉपिक्स मुझे बोले गए डिस्कस करने को, और मुझे बोला गया था टेलीग्राम चैनल में कि आर पे भी बनाना है। तो वो तो मैं दादाजी ठीक हो जाएं, चारधाम जी की यात्रा से मैं वापस आ जाऊँ तो आर का तब बनाऊँगी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। ओके, तो मैं आर के लिए भी मैं डिटेल में बता दूँगी कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो वो पेपर भी अच्छा है, ज़रूर उसको भरिएगा आप सब लोग भी। अच्छा रहने वाला है वो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी डाउट्स वगैरह हो कुछ भी आप प्लीज़ मुझे पूछिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक। टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, एम सिविल सर्विसेज नाम से है, उसमें मेरी DP लगी हुई है, यही वाली जो यूट्यूब पे है, इसी का स्क्रीनशॉट लेके कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए, एंड अपने दोस्तों को भी बोलिए कि जुड़ें, ताकि एक डिस्कशन ग्रुप फॉर्म हो पाए। एंड और जो भी कुछ डाउट्स वगैरह हों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बात बता दूं मैं, अब फालतू में ना आप लोग ज़रा टेंशन लेना छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जो आपकी जो टेंशन हो रखी है इस टाइम पे, ओके, टेंशन जो है आप अपनी, जिसको कहते हैं, मत लीजिए। टेंशन छोड़ दीजिए कि क्या कट ऑफ रहने वाली है क्या नहीं। स्माइल करिए, जो होगा सब बहुत अच्छा होगा, आप सबका बढ़िया रिजल्ट आएगा, भगवान जी करें। सब आप सब बच्चे बहुत अच्छे नंबर्स के साथ चलें भाई मेंस में, सब मतलब एक अच्छे तरीके से कट ऑफ क्लियर कर लें, ताकि मतलब हो सकता है कि कहीं किसी सेंटर पे मुलाकात हो, है ना, मेंस में आप लोगों के साथ किसी से भी, तो अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम पे मैंने टॉपिक्स वगैरह शेयर कर रही हूँ, डिस्कशन चली रही है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली रही हूँ, तो वो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।